हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बहुत इम्पॉर्टेंट डे है कि एनटीपीसी 2026 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जो कि 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक चलेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग के पास 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ के टाइम में हम लोग डेली एक मैथ और रीजनिंग और साइंस से एक एक इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 1 मंथ इनफ है हम लोग के पास। तो हम लोग एक एक चैप्टर को, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। उस पर 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे और इस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये मैं हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को किसी को अगर मेरे ये जो नोट्स लिखे हुए हैं, आपको नोट्स चाहिए अगर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग को ये नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम के थ्रू। इसके अलावा ये कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख सकते हैं? आप लोग अगर एसएससी के 2026 में एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी में तो उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी में तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो उसके लिए फिर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आरपीएफ स्टेट एग्ज़ाम्स में दिल्ली दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने 2025 में ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको उसी एक्सपीरियंस के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और ये मेरे बारे में है कि मैं बिल्कुल न्यू एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो एसएससी और रेलवे के लिए रीजनिंग, मैथ और साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है और मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत है। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो मेरा देखते हैं, आप लोग ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए, अब बातें हो चुकी है, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लंबा करना ज़रूरी है। थोड़ा सा बातें जान करके हम लोग नहीं कर सकेंगे क्वेश्चन। खैर, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे आपको ये ए बी और सी दिख रहा है ना, वो क्या होने चाहिए? वो रियल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर जो वेरिएबल होगा ना, जैसा कि यहाँ पे वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, तो उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बोलते हैं जब उस इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 2। तो जैसे यहाँ पे शॉर्ट में एक छोटा सा बात लिखा हुआ है कि a शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। बाकी b और c जीरो हो सकते हैं, लेकिन a जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा? अगर हम लोग a को जीरो रख देंगे ना, तो वो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है बी एक्स, उसका मैक्सिमम पावर कितना आ गया? 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये तब बनता है जब किसी इक्वेशन के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो। लेकिन ए को अगर हम लोग जीरो कर देंगे, स्क्वायर वाले के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग जीरो कर देंगे, देन उस केस में वो स्क्वायर वाला पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा, जिसके वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को बताया जाता है कि जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोलने का मतलब है? अगर कल को आपको कोई बोले कि ये एक इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लोग का आंसर होना चाहिए हाँ सर होगा, लेकिन बी, सी और डी रियल होना चाहिए और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर वाले के साथ है, और बी अगर स्क्वायर वाले के साथ है तो वो जीरो नहीं हो सकता है। अगर वो जीरो होगा देन इक्वेशन वहाँ कैसा हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? जो एकदम नए स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, मैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये एक इक्वेशन है,
हाँ ये इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर तो है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देन मेरे को बताइए कि यहाँ ए कितना है। तो यहाँ पे ए किसके साथ रहता है? पावर 2 वाले के साथ। तो पावर 2 वाले के साथ यहाँ पे कौन है? 3, तो यानी ए है यहाँ पे 3। बी कितना है? बी किसके साथ रहता है? बी रहता है एक्स वाले के साथ, पावर 1 वाले के साथ। तो यह है पावर 1। पावर 1 के साथ क्या है? पावर 1 के साथ -4/7 है। सी कितना है? जो बच गया वो सी है, और सी कितना है? 101। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया हो। ऊपर वाला से देखें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए कितना है, तो क्या पहले वाले इक्वेशन से आपका आंसर होगा √3। मैं पूछूं बी कितना है, तब आपका आंसर होना चाहिए -4। जब मैं पूछूं आपसे कि सी कितना है, देन आपका आंसर होना चाहिए था 7 - √3। जो ए होता है वो स्क्वायर वाले के साथ होता है, जो बी होता है वो एक्स वाले के साथ होता है, और जो सी होता है वो अलोन होता है, या हम लोग और स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं पावर 0 के साथ, क्योंकि एक्स का किसी भी चीज़ का पावर 0 कीजिए तो कितना आता है? 1। तो खैर है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आप लोग ने देखा, अब मैं आप लोगों के लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ, x², 2x = 8, और मैं आपसे बोलूँ कि बताइए x का वैल्यू कितना है। देन आपका आंसर आएगा सर ये 2x से 4 से कट जाएगा और x का वैल्यू आएगा 4। तो ये एक इक्वेशन था, लेकिन ये कैसा इक्वेशन था? ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन था, लेकिन लीनियर इक्वेशन था, इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू आया 4, और ये x का जो वैल्यू आया है ना 4, इसी को बोला जाता है रूट या जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो रूट और जीरो ऑफ द इक्वेशन किसको बोलते हैं? किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं, जैसा कि नेक्स्ट पेज में हम लोग देख रहे थे, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है x² - 9, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो यह है x² - 9। क्या 9 का वैल्यू आपको मालूम है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर 9 का वैल्यू तो मेरे को मालूम है। क्या x का वैल्यू आपको मालूम है? बोलेगा नहीं सर, ये x का वैल्यू तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके जो x का वैल्यू आएगा वही उसका रूट कहलाता है, और वो खास वैल्यू होता है। इस 4 के अलावा x का और कोई वैल्यू यहाँ अगर हम लोग रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? अगर हम 4 ना रखें, 3 रख दें, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। लेकिन जबकि यहाँ कितना दिया हुआ है? 8। अगर मैं 6 रख लूँ तो 2 × 6 = 12, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ है? 8। तो ये बराबर होगा ही नहीं, एक खास वैल्यू पे ही बराबर होगा, और वो खास वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। द यूनिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाई इटसेल्फ। एक खास वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट, या उसको बोलते हैं जीरोस, जीरो ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किसी इक्वेशन का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होता जाता है उसमें उतना ही रूट्स पाए जाते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 होता है, तो इसमें रूट भी 1 होता है, मतलब एक ही रूट होता है उसमें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसका मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसमें रूट कितने होते हैं? इसमें रूट होते हैं 2। अगर आप एक क्यूबिक इक्वेशन पढ़िएगा, क्यूबिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होता है, तो यहाँ पे रूट कितने होंगे? 3। आपको एक ऐसा इक्वेशन पढ़िएगा जिसमें 97 मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, तो उसमें कितने रूट्स होंगे? 97। मतलब उस वेरिएबल का 97 डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे जिसके लिए वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। खैर ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। तो रूट क्या होता है? रूट किसी भी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल का वो खास वैल्यू होता है जिसके लिए वो इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होने चाहिए? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर तो 2 होता है, तो अगर उसका मैक्सिमम पावर 2 होता है मतलब उसका डिग्री 2 होता है, और अगर उसका डिग्री 2 होता है इसका मतलब उसमें रूट्स भी 2 होंगे। जितना मैक्सिमम पावर उसी को बोला जाता है डिग्री। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन? द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को उसका डिग्री कहा जाता है, और किसी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना ही उसका रूट्स होंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला चीज़ क्लियर हो गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, इसलिए इसमें रूट्स भी 2 होते हैं। अब ये रूट्स कैसे पता करें? तो मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग गूगल कर लेना, ऐसा मैं नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि मैं बताने ही आया हूँ। तो एक श्रीधर आचार्य फॉर्मूला
इंडियन ही मैथमेटिक्स थे, वो मैथमेटिशियन थे, श्रीधर आचार्य। उन्होंने क्या किया था, एक फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और ये फार्मूला से दो रूट निकलता है, जब एक बार हम लोग प्लस इस्तेमाल करते हैं और एक बार जब माइनस इस्तेमाल करते हैं। तो ये फार्मूला किसने दिया था, श्रीधर आचार्य फार्मूला ने। आप लोगों ने, अगर आप लोग को याद है तो आप लोग को अच्छे से ये बात जहन में आ रही ही होगी कि ये आप लोग ने क्लास 10 में पढ़ा था। तो जब मैं एक बार ये वाला साइन प्लस लेता हूँ तो ये ऐसे रूट निकल कर के आएगा, जब मैं ये एक बार साइन माइनस लेता हूँ तो ये निकल कर के आएगा। और जनरली क्या होता है कि दो रूट्स को, एक रूट को नाम दिया जाता है अल्फ़ा और दूसरे को दिया जाता है बीटा। तो इस पेज में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। कौन कौन से, सबसे पहला तरीका है हम लोग उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। अब याद कीजिए, फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसका फैक्टर होता है x+2 x+3, और फिर हम लोग बोलते थे आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो खैर है, उस लिहाज से हम लोग करते थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बेसिकली किन दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधर आचार्य फार्मूला। और श्रीधर आचार्य फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब एक बार प्लस लेंगे तो ये निकल करके आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो ये। अब हम लोग को मालूम ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं। तो जो आपको वहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आना शुरू हो गई, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने अंदर वहाँ पे देखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है इसको आप लोगों ने एक वर्ड तो सीखा होगा ना, डिस्क्रिमिनेट। इसमें क्या नाम है, पॉलिटी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, एक को दूसरे से कमतर या बेहतर समझना, या उनके किसी भी दो चीज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है उनमें फ़र्क पैदा करना। तो ये जो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट में जो दो रूट होते हैं उसको अलग, डिफरेंट और रियल और इमेजिनरी बनाता है। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है इसको, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको डायर कर देंगे हम लोग डी से। तो अब सोचिए कि वहाँ पे जो एक बार था माइनस बी प्लस डी बाई में 2a प्लस माइनस बी माइनस डी बाई में 2a। तो इसका एलसीएम जब मैं लूँगा सम करने के लिए, तो क्या ये माइनस बी प्लस डी माइनस बी माइनस डी आएगा, माइनस डी से प्लस डी तो कट जाएगा, क्या बचेगा -2b, और यहाँ से 2a कट जाएगा, ये क्या बचेगा -b/a। तो यानी एक बात हम लोग को समझ में आया कि सम ऑफ द जो रूट होता है, यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट को हम लोग ऐड कर दें, उस केस में हम लोग को क्या मिलता है -b/a। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि ax², अच्छा सर, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 5x, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 5x प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0 है, तो आप मुझे बताइए कि सम 5x², सम ऑफ द रूट क्या होगा। तो सम ऑफ द रूट जैसे ही मैं बोलूँ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए सर -b/a। आप मेरे को बताइए b कौन होता था, जो पावर 1 के साथ होता था। पावर 1 कौन है, x, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, तो माइनस है, ये b के जगह में आया 6, a के जगह में क्या आएगा a। याद कीजिए a किसके साथ रहता था, स्क्वायर वाले के साथ, कौन है वहाँ पे 5, तो इसका आंसर क्या होगा -6/5। सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द रूट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट के माने क्या होता है, गुनाफल करना, मल्टीप्लाई करना। तो अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि एक बार प्लस में लिया था और एक बार माइनस में। तो आप लोग को मालूम है ना कि a² माइनस b² क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको अभी शॉर्ट में रखते हैं। तो जब कोई चीज़ एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो हम लोग उसको वापस भी तो लिख सकते हैं ना, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा
तो पहला वाला तो एक प्लस में है, दूसरा वाला माइनस में है, तो यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो माइनस बी का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस, और रूट डी का स्क्वायर होगा, और नीचे में 4a² होगा अगर 2a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये डी याद कीजिए क्या था, ये था b² माइनस 4ac। तो क्या ये खुलने के बाद रूट हट जाएगा, b² माइनस 4ac हो रहेगा, और नीचे में क्या आएगा 4a²। तो ये है b², ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे में 4a²। तो ये कट गया, इससे बचेगा क्या 4ac/4a²। तो ये इससे कटेगा, एक से एक कटेगा, क्या बचेगा c/a। तो याद कीजिए फिर से, सम ऑफ द रूट क्या था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है c/a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। अब ना एक खास इंपॉर्टेंट, हम लोग को कभी बोल देगा कि बताइए एक इक्वेशन है जिसका रूट है 5 और 8, तो बताइए वो इक्वेशन कैसा होगा, वो इक्वेशन क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हम लोग से क्वेश्चन में बोला जाएगा कि अगर एक इक्वेशन का रूट 5 और 8 है, 5 और 8 है, तो बताइए कि वो इक्वेशन कैसा दिखता होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला, हम लोग जब रूट दिया हो तो हम लोग इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं x² माइनस सम ऑफ द रूट। तो मैं इसका सम करूँगा तो क्या 13 आएगा ना, तो इक्वेशन कैसा बनेगा x² माइनस सम, तो 8 5 13, उसके साथ लगाना है x, फिर क्या करना है प्लस, तो मैं करूँगा प्लस, और क्या करूँगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 5 8 40 बराबर में 0। क्या है सर, थोड़ा कम समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ कि एक इक्वेशन है जिसका जो रूट है ना वो दिया हुआ है 1, -1, नहीं 1, -2। बताइए वो इक्वेशन कैसा दिखता होगा। तो उस इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला कैसे आया है, यहाँ ए से डिवाइड करने पे, x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। तो x² तो आएगा, सिंपल है, ये तो आएगा ही आएगा, माइनस सम ऑफ द रूट। अब एक को -2 में ऐड कीजिएगा, क्या आएगा 1 को जब -2 में ऐड कीजिएगा तो आपके पास आएगा -1, तो ये आ गया -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। 2 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा -2 को, क्या -2 आएगा ना, बराबर में 0। तो ये आएगा x² माइनस माइनस प्लस एक्स -2 बराबर 0। तो यानी ये इक्वेशन कैसा रहा होगा, ऐसा। तो आई होप कि आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक इक्वेशन है जिसका रूट है 3 और 4, और हम लोग को पूछ रहा है कि बताइए वो इक्वेशन क्या होगा। देन हम लोग को मालूम है ना कि x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इसका सम कितना होगा 7, इसका प्रोडक्ट कितना होगा 12, तो इसका इक्वेशन कैसा होगा x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है जिसका रूट है 1/2 और 1/3। तो इक्वेशन लिखते कैसे हैं, जब रूट दिया होता है तो हम लोग लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट करेंगे 1/2 प्लस 1/3 करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 5/6। तो x² माइनस 5/6, 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर 1/6। तो x² माइनस 5/6 इंटू एक्स प्लस 1/6 बराबर 0, और 6 एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये इक्वेशन होगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद कीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो b² माइनस 4ac है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये रूट को के बीच में डिफ्रेंसिएशन करता है, उन दोनों रूट को अलग बनाने का काम करता है। तो अगर ये जीरो हो जाए, b² माइनस 4ac, सीधाचार्य फार्मूला आप लोग याद कीजिए। ये आप देख रहे हैं कि -b/2a और -b/2a तो दोनों में कॉमन है, फिर क्या अलग है उसमें, ये भी कॉमन है, लेकिन एक में साइन माइनस का है, एक में साइन प्लस का है। तो अगर हम लोग मान के चलिए कि -b/2a तो दोनों में कॉमन है, तो उससे तो रूट अलग होगा नहीं,
रूट तो दोनों में सेम रहेगा, लेकिन अलग किस वजह से होगा, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के ऐड होने से और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के सब्ट्रैक्ट होने से। बाकी माइनस बी बाई टू ए तो दोनों इक्वेशन में है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, किसी दोनों रूट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा। लेकिन ये डिफ्रेंसिएशन पैदा किसकी वजह से हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यहाँ पर एक बार प्लस में है और यहाँ माइनस में है। तो आप किसी नंबर में 5 ऐड कीजिएगा और किसी नंबर में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या वो अलग हो जाएगा ना। लेकिन कब फ़र्क नहीं होगा, जब आप किसी नंबर में 0 ऐड कीजिएगा और 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तब उस केस में ये सेम ही नंबर रह जाएगा। तो यही बात वहाँ पे लिखी कि रूट के बारे में, ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 3 हो सकता है, जब ये 0 से बड़ा हो जाता है तब रूट कैसे होते हैं हमारे, रियल और इक्वल। बहुत सारा कभी कभी हम लोग को एक इक्वेशन दे देगा और हम लोग से सवाल किया जाएगा कि बताइए इस रूट का इक्वेशन कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा या इक्वल होगा, ऐसा करके पूछेगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 से बड़ा आ जाए, इक्वेशन नंबर 1, तब इस केस में हम लोग का क्या होगा, इस केस में रूट जो होगा वो रियल होगा, लेकिन कैसा होगा, अनइक्वल। अनइक्वल इस वजह से क्योंकि प्लस माइनस करने से फ़र्क आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 हो जाए, तो जब 0 हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फ़र्क नहीं पड़ेगा तो रूट रियल तो होगा लेकिन कैसा होगा, इक्वल। और जब 0 हो जाए तो ये है किसके अंदर, रूट के अंदर है ना। और 0 से छोटा हो जाने का मतलब क्या, निगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए आप कैलकुलेट करते करते पहुंच गए -9, और आप पूरे कैलकुलेशन में कभी ये नहीं समझे कि आपको तो मालूम है 9 का होता है 3, लेकिन क्या इसका होता है, नहीं इसका तो नहीं होता है। और अगर इसका नहीं होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी। तो इसका रूट कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जब d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर 0 होता है तो रूट रियल और इक्वल हो जाते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 से बड़ा आता है तो रूट रियल और अनइक्वल हो जाते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 0 से छोटा हो जाता है तब उस केस में जो रूट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा थ्योरी का कंप्लीट पार्ट समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। इक्वेशन बोलते किसको है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म में दिया होगा जहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए और a b और c कैसे नंबर होने चाहिए, हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, रियल नंबर। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से किया जा सकता है और हमारे इंडियन साइंटिस्ट का दिए हुए फार्मूला, नाम नहीं बताऊंगा, गूगल कर लेना, सिद्धार्थ फार्मूला से। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा सम ऑफ द रूट, दोनों रूट को जोड़ते हैं तो क्या होता है, -b/a। दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो क्या आता है, c/a। और जब किसी इक्वेशन का रूट दिया हो तब उसको अगर हम लोग को लिखना हो कि इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0। रूट के नेचर को कौन डिफाइन करता है, रूट के नेचर को डिफाइन करता है ये d। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो रियल और अनइक्वल, अगर ये 0 के बराबर होता है तो दोनों रूट इक्वल हो जाता है, और अगर ये 0 से छोटा होता है तो इमेजिनरी। चलिए अब हम लोग का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग, ये मेरा लास्ट पेज है और हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मेरे इस एफर्ट्स को ज़रूर सराहें और इसे शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोग वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोग 2026 के में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स के ऐसे ही कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तैयार रहें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा अब इक्वेशन, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये एक रूट है और ये एक रूट है। तो अभी हम लोग ने सीखा था ना कि अगर रूट दिया हो तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। सही है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, माइनस सम, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या ये इससे कट नहीं जाएगा, क्या आएगा, 2√3, तो 2√3 इंटू एक्स, तो यहाँ पे नहीं है तो ये आंसर 2√3 नहीं है तो ये आंसर होगा नहीं, माइनस का होगा तो ये प्लस वाला होगा नहीं। कौन कौन बचा हम लोग के पास, ये दोनों, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसको और इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, और एक बार प्लस और एक बार माइनस का मतलब हम लोग √3 का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 आएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट में क्या आएगा 2 ना कि 4। तो ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि रूट दिया रहता है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। देखिए ये हम लोग को बोल रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आर इक्वल इफ़। कब, अब मेरे को याद कीजिए कि डी का 3 कंडीशन था ना, 0 से बड़ा होता था तो रियल और अनइक्वल, 0 के बराबर होता था इक्वल, और 0 से छोटा होता था तो इमेजिनरी। तो हम लोग से पूछा है कि कब ऐसा होगा कि इसका रूट इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को तो मालूम है सर कि रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। और अगर ये उस तरफ ले करके चले जाएंगे तो उस तरफ ले करके जाने पे ये प्लस हो जाएगा और ये कंडीशन होना चाहिए। और किस में है, यहाँ पे सी छूटा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे ना तो इसका होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। लेकिन ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पे ए बी सी अलग है। आप देखें कि यहाँ पर ए तो ए ही है, बी 1 है यहाँ पे, क्योंकि बी किसके साथ रहता था, बी एक्स वाले के साथ रहता था, और एक्स वाले के साथ तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसका मतलब 1 है। और सी कितना है, सी है बी। तो बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब होगा ना 1 का स्क्वायर, और 4ac 4 लगाएंगे तो 4 तो आएगा ही, ए तो ए ही है, और सी कितना है यहाँ पे बी। तो यहाँ पे आएगा 1 बराबर 4ab। तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू ए बी। तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से बनाएंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन ये जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, बी 1 है और सी बी है। इस वजह से जब हम लोग इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1/4 इज इक्वल टू ए बी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए, ए के बारे में हम लोग से पूछा है ना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। तो आपका आंसर होगा सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। यहाँ पे c कितना है, तो आपका आंसर होगा सर c। यहाँ तो लास्ट में a दिख रहा है तो यहाँ होगा c। a कितना है तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि सम ऑफ द रूट कितना है, तो आप बोलिएगा सर माइनस बी यहाँ पे -3 है और a कितना है 2। तो सम ऑफ द रूट कितना होता है, यहाँ से सम ऑफ द रूट होता है 3/2। तो अब मैं यहाँ पे रूट कितना दिया हुआ है 1:2। तो 1:2 तो यानी 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 3y बराबर 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी वो जो कॉमन टर्म है, वो जो फ्रैक्शन का रेशियो का जो कॉमन टर्म है वो क्या है 2। तो ये इक्वेशन कैसा होगा, रूट कैसा होगा 1/2 इंटू 1। तो अब हम लोग को बताना था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए बताने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट में अगर हम लोग 1/2 इंटू 1 करें तो यहाँ से आएगा a/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू आएगा 1। ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, सम ऑफ द रूट -b/a माइनस बी क्या -5 है, ए कितना है 2, तो क्या 5/2 हो जाएगा। और 5/2 होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a, c कितना है -4, बी ए कितना है 2, तो 2 से 2 कटेगा तो -2। तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आप बोल पा रहे हैं कि a 1 है, b -3 है, c 4 है। सम ऑफ द रूट -b बाई में a +3 हो गया, +3 होगा तो ये आंसर नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a, c कितना है 4, नीचे में 1, माइनस वाला आंसर नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग से बोल रहे हैं कि बताइए व्हाट इज़ द सम ऑफ द रूट। तो पहले तो इसको इक्वेशन को फॉर्म में बदलना तो पड़ेगा ना, और इक्वेशन को फॉर्म में बदलने के लिए क्या हम लोग को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद +4 5x² -5। तो जब मैं एक तरफ करूँगा तो 4x² -5x² बराबर -5 -4। तो ये आएगा -x² प्लस का 9 बराबर में 0। सम ऑफ द रूट क्या होता है, सम ऑफ द रूट होता है -b/a। क्या आपको यहाँ पे b दिख रहा है, याद कीजिए x² bx प्लस c बराबर 0 था। तो यहाँ x वाला पार्ट तो है ही नहीं, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि b कितना है 0। तो अगर b 0 है
तो नीचे में कुछ भी रखिए वो तो 0 ही आना है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब ये एक इक्वेशन है और हम यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी और सीजीएल से सीजीएल तक के लेवल का क्वेश्चन है। जैसे ये है, हम लोग को बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट है तो मेरे को बताइए तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा। सर अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 13/6। मुझे बताइए कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा। आपका आंसर होगा सर 7/6। तो अगर ये है और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका एक ऐसा इक्वेशन बताना है जिसका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वेशन होगा, तो वो रूट तो ऐसा दिखना चाहिए ना। ये दिखना चाहिए ना। तो अभी पहले हम लोग को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या हम लोग को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर में 169/36 आएगा ना। और ये चीज़ हम लोग को निकालना है क्योंकि यहाँ बैठाने के लिए तो 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे हम लोग करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले 7/6 रखेंगे। तो 7/6 रखने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा 3, यानी 7/3। तो और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 169/36 माइनस 7/3। तो एलसीएम आ जाएगा 36 आएगा 169 माइनस और 12×7 = 84। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो ये चीज़ करने के बाद हम लोग के पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा 85/36। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या इसको स्क्वायर कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करने पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कितना आएगा 49/36। तो अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था 85/36x प्लस 49/36। तो आप देखिए ना माइनस तो आएगा नहीं लास्ट में, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, 87 होगा नहीं, तो आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर 2। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका एक रूट 3 है, तो हम लोग को बताना है कि इसका अदर रूट क्या होगा। और अगर एक रूट 3 है तो क्या हम लोग x के जगह में रख सकते हैं ना। तो x के जगह में जब हम लोग 3 रखेंगे तो पहला 9 आएगा -36 प्लस के बराबर में 0। तो 9 माइनस, तो क्या माइनस का 27 बचेगा ये, प्लस के बराबर 0, यानी के इज इक्वल टू 27। तो इक्वेशन कैसा दिखना लगेगा, इक्वेशन दिखेगा ऐसा। तो आप मेरे को बताइए तो सम ऑफ द रूट लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 12। क्यों, क्योंकि -12 को -12 से करेंगे और 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अच्छा पहला रूट तो 3 है, तो मान लेते हैं अल्फ़ा 3 है, तो ये बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर 4। जैसा कि ये क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। क्या नेचर ऑफ द रूट पता करने के लिए हम लोग को ये सॉल्व करना है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको करेंगे तो b कितना है मेरे को बताइए। सर आंसर यहाँ पे b तो 5 है, तो क्या ये 25 होगा, 4 तो 4 है, a कितना है 3, c कितना है 3, तो b² 25 - 4 दिया 12, 12 दिया 36। क्या यह यहाँ से माइनस का 11 बचा, और जब ये माइनस आ गया है इसका मतलब ये 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होने की वजह से ये इसका रूट कैसा हो जाएगा इमेजिनरी। एकदम सेम थीम पर क्वेश्चन है अभी जैसा कि हम लोग ने किया था। हम लोग को बोल रहा है कि एक रूट किसी दूसरे रूट का एक रेसिप्रोकल है। तो अगर एक रूट दूसरा रूट का रेसिप्रोकल है तो आप मेरे को बताइए तो पहले कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। तो आपका आंसर होगा सर इस इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट q/5 होगा। अगर ये रूट आपस में रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल किसको बोला जाता है, जैसे 3 का रेसिप्रोकल है 1/3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आएगा 1। x है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर आएगा 1। तो अगर ये दोनों रूट रेसिप्रोकल है तो यहाँ तो 1 आना चाहिए, और अगर ये 1 है तो क्या q का वैल्यू 5 आएगा, और q का वैल्यू 5 हम लोग से क्वेश्चन में q² का वैल्यू पूछा है, तो q² का वैल्यू कितना आएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं ना हर लेवल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे टच किया है। तो अल्फ़ा और बीटा अगर इसका रूट है तो क्या अब आप लोग बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सर वो 6 होगा, क्योंकि वहाँ माइनस दिया हुआ है -b में, और फार्मूला में -b/a आता है, a तो 1 है तो 1 तो नीचे कुछ जाएगा नहीं, और माइनस माइनस प्लस बना लेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फ़ा² बाई बीटा प्लस बीटा² बाई अल्फ़ा है
तो उसका सम ऑफ द रूट ऐसा होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स। और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कटेगा एक बार, ये इससे कटेगा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा। और इसको जब हम लोग करेंगे तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे, बीटा से बीटा कट के ये अल्फ़ा क्यूब आएगा और यहाँ बीटा क्यूब आएगा। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसके लिए हम लोग को क्यूब करना पड़ेगा इसका, और इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 216 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये चीज़ हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये चीज़। तो ये क्या होगा, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए 8 और अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए 6, तो ये कितना हो जाएगा 144। और ये उस तरफ जा कर के सब्ट्रैक्ट होगा, तो 216 में से 144 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2, ये 7 बचेगा 72। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आएगा 72। तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग से इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अभी हम लोग ने सॉल्व करके देखा था कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आता है 72। तो इसको काटेंगे तो 9 टाइम्स। जैसे ये एक इक्वेशन है, हम लोग से पूछ रहा है अल्फ़ा। अच्छा, अगर आप लोग को उसमें ज़्यादा नहीं समझ में आया तो इसमें देख लीजिए। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा कॉमन, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा चला जाएगा, अल्फ़ा क्यूब आएगा। बीटा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर चला जाएगा, बीटा क्यूब आएगा। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा भी है 1। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो 1 का क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। तो ये भी 1, ये सब मिला करके 3 होगा। और ये बराबर के इस पर आएगा तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब बराबर कितना आएगा -2। यह आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया -2 और ये आ गया 1। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, हम लोग को बोल रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप लोग बोल पा रहे हैं कि ए 1 है, बी बी ही है और सी सी ही है, सिर्फ ए 1 है। और हम लोग को बोल रहे हैं द सम ऑफ द रूट इज़ -8। सम ऑफ द रूट का मतलब क्या होगा, -b/1 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से पता चल रहा है कि -b इज इक्वल टू -8, तो b से b कट दिया तो आ गया 8। देन हम लोग से पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 16। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 16 का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द c/1 बराबर 16, तो c बराबर 16। b प्लस c पूछा है, तो 8 + 16 24। अब ये एकदम उसी बेस पे क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। एक भी कमेंट नहीं आता है आप लोग की तरफ से। हम लोग को बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ -4, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4। लेकिन इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा, इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा, ए तो यहाँ पे 1 है और बी कितना है, बी के बारे में है -5 और सी के बारे में कितना है, सी के बारे में k -10 बराबर के इस पर तो 0 रहता था ना, और 10 को उधर लेकर के जाएंगे तो a और b को छुड़ा करके तो सब चीज़ c है। तो k -10/1 इज इक्वल टू कितना है, -4। तो k -10 इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4 + 10 इज इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू कितना होगा 6। ये याद कीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी के टाइम में कि जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी इक्वेशन का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को बोला जाता है डिग्री, और उसका जितना डिग्री होता है उसका उतना ही रूट होता है, और रूट और जीरो सेम चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री n। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम डिग्री n है तो उसका कितना रूट पाया जाएंगे, n। बहुत आसान, थ्योरेटिकल, एकदम सेम बेसिस पे क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, यानी b² - 4ac। लेकिन यहाँ पे आप पहले समझिए कि यहाँ जो a है ना वो b है, देखिए स्क्वायर वाले के साथ b है, यहाँ जो b है ना वो c है, और वहाँ जो c है वो a है। तो b² यानी c² करना पड़ेगा, माइनस का 4ac, 4a कितना है b, c कितना है a, तो यानी आंसर क्या आएगा c² - 4ab। आपको बहुत ध्यान देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट कैसे है, तो लास्ट है
और इसको हम लोग फैक्टर से कर सकते हैं। और फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका है कि एक्स स्क्वायर है -9x + 18। इसको तो हम लोग एक बार में कर सकते हैं। जब भी आपको यहाँ पे इक्वेशन में एक माइनस दिख जाए और यहाँ प्लस, तो जो भी आंसर होगा ना वो दोनों प्लस होगा। तो ये जो होगा ये x+3 x+6 होगा। यानी किसी में दोनों में प्लस है नहीं, किसी में दोनों में प्लस है नहीं, तो ये होगा आंसर। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम लोग को घटा करके 9 लाना है। किस में से? 18 में से। तो नहीं, जोड़ करके 9 लाना है, और जोड़ करके 9 लाना है 18 में से। तो हम लोग इस 18 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे 6 × 3। तो जब 6 × 3 करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 6 + 3x + 18। अब ये ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6x, ये माइनस ये प्लस -3x + 18। अच्छा, मैंने गलत बता दिया लग रहा है। x कॉमन लेंगे तो x - 6, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x - 6। तो x - 6 कॉमन आएगा तो यहाँ आएगा x - 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ना के 4। तो आई होप कि हम लोग 40 मिनट के वीडियो में बहुत अच्छे से सारे चीज़ों को कवर किया है। अब आपका थ्योरी पार्ट एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। आप उसके साथ 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। ये सीरीज़ एनटीपीसी के लिए है, तो आप लोग ज़रूर इसको एनटीपीसी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और ग्रुप डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा एनटीपीसी में भी मैं देख रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके साथ आपके साथ कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। चलिए, पढ़ते रहिए। और आज पुलवामा के शहीदों को ज़रूर याद कीजिए। उन लोग ने बहुत बड़ी कुर्बानी हम लोग के लिए देते हैं। और पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। एक भी वक्त बर्बाद मत कीजिए, रील्स वगैरह देखना छोड़ें। डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं अब, क्योंकि 1 महीना का टाइम है, ज़्यादा नहीं है। तो मॉक टेस्ट लगाएं, एनालिसिस करें, और अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को प्रैक्टिस करें, और अपने वीक पार्ट को थ्योरीज़ के जरिए सीखें। वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको थ्योरी की तरफ लौटना ही होगा। तो चलिए, इस तरीके यहाँ से मैं अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। जय हिंद।